नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस बात में कोई भी दोमत नहीं होना चाहिए कि पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट में जितनी भी गड़बड़ियां, उपद्रव हो रहे हैं, जितनी भी लड़ाइयां छिड़ जाती हैं, जितने भी संगठन पैदा होते हैं, उस सब के पीछे और उस सब के कारण में इज़राइल होता है। इज़राइल एक शैतानी देश जैसा हो गया है। वो उग्रवादी देश है, आतंकवादी देश है, और चूंकि अमेरिका उसके पीछे खड़ा है इसलिए उसके हौसले इतने बुलंद रहते हैं, उसके पास ताकत इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो पूरे इलाके में, पूरे उस खित्ते में, क्षेत्र में दादागिरी करता है और बेहिसाब हिंसा करता है, जनसंहार करता है। हमने देखा कि किस तरह से गज़ा में कर रहा है, पड़ोसी देशों पर हमला करके उनकी ज़मीनें हथियाने की कोशिश करता है। अभी लेबनान में कर रहा है, उसके पहले सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, इन सब देशों में कर चुका है। दरअसल इज़राइल का बनना ही इस पूरे इलाके के लिए एक अभिशाप की तरह था। इज़राइल को जो पश्चिमी ताकतें हैं, ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह ने बनने में मदद की, उस समय सिंपैथी थी पूरी दुनिया की। जिस तरह से जर्मनी में हिटलर ने उनके साथ सलूक किया था, 20 लाख यहूदियों को मार डाला था, बल्कि संख्या इससे भी ज़्यादा है, चैम्बर्स में, गैस चैम्बर्स में डालकर। तो एक बड़ी सिंपैथी थी यहूदियों के लिए कि भाई बहुत कुछ भुगता है इन्होंने, इनका अपना एक देश होना चाहिए। लेकिन वो देश जिस तरह से बनाया गया, थोपा गया, और जिस तरह से बनने के बाद इज़राइल ने अपने विस्तार के लिए प्रयास शुरू किए और उसमें पश्चिमी देशों ने उसकी मदद की, वो अपने आप में एक खौफनाक अध्याय लिखता चला गया। और तब से आज तक 75-78 सालों में कभी शांति नहीं आ पाई। और ये जो जंग अभी चल रही है ईरान के साथ, उसके पीछे भी वही है। तो इज़राइल तो जंगखोर देश है, वो जंग से जिंदा है। जिस दिन जंग रुक जाएगी वो भी मरने लगेगा, क्योंकि वहाँ के नागरिकों को जंग की आदत डाल दी गई है, उनके अंदर असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया गया है। इसलिए वो जंग करते रहते हैं और उनके जो लीडरान हैं वो भी यही करते हैं। नेतन्याहू की पूरी पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द है। और अब तो बहुत साफ लग रहा है कि चूंकि उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, सुनवाई फिर से शुरू हो गई है, और वो इन सुनवाइयों को टालने के लिए, सज़ा को टालने के लिए जंग को जारी रखना चाहते हैं। और चूंकि नेतन्याहू के हाथ में, मोसाद के हाथ में, इज़राइल के हाथ में, अमेरिका के पॉलिटिशियंस के, डोनाल्ड ट्रंप के और बहुत सारे दूसरे लोगों के ऐसे राज हैं कि वो उनको इसके लिए मजबूर करता रहता है। ये जंग भी उसी मजबूरी के तहत लड़ी गई और अभी जारी है। तो नेतन्याहू खेल खेल रहे हैं, अमेरिका उनका खेल खेलने को मजबूर है, या शायद उसके भी अपने इंटरेस्ट हैं कि मध्य पूर्व की पूरी पॉलिटिक्स को अपने नियंत्रण में रखो, तो पेट्रो डॉलर भी नियंत्रण में रहेगा। नहीं तो पेट्रो डॉलर कब पेट्रो युआन में तब्दील हो जाए पता नहीं, डी-डॉलराइजेशन का दौर है। तो वो सारे फैक्टर्स भी होंगे, चीन को काउंटर करना भी फैक्टर होगा, लेकिन इज़राइल और ख़ास तौर पर नेतन्याहू सबसे बड़े फैक्टर हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि नेतन्याहू जिनके खिलाफ मुकदमे शुरू हो गए, फिर से सुनवाई शुरू हो गई, मुकदमे तो काफ़ी सालों से चल रहे हैं। अब चूंकि वो ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं कि कभी भी फैसले आ सकते हैं और कभी भी नेतन्याहू को जेल भेजा जा सकता है। एक जो वार के समय की इमरजेंसी है, उसमें सुनवाइयां रुक जाती हैं और उससे राहत मिली थी नेतन्याहू को। अब जंग रुकी हुई है और सुनवाई शुरू हो गई है। नेतन्याहू चाहते हैं कि ये जंग फिर से शुरू हो जाए ताकि वो सुनवाई फिर से स्थगित हो जाए, लेकिन ये अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सुनवाई शुरू हो गई है। दूसरे नेतन्याहू की चिंता ये है कि अक्टूबर में वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं और उनकी रेटिंग लगातार धड़ाधड़ गिरती जा रही है और उनकी पार्टी
अब इस हालत में आ गई है कि 22-23 सीटें भी जीत ले तो बड़ी बात है। उनका कोएलिशन कोई अपने दम पे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ रहा है। जो दूसरी पार्टी है, दूसरा गठबंधन है, उसकी स्थिति मजबूत होती जा रही है। तो ये दोनों चैलेंजेस नेतन्याहू के सामने हैं और इसीलिए वो जंग को जारी रखना चाहते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो बातचीत चल रही थी वो इसीलिए सिरे तक नहीं पहुंची क्योंकि नेतन्याहू का एक फ़ोन आया विटकोफ के पास और उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया। बात बदल गई, समझौता नहीं हो पाया, शांति की कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब ट्रंप फिर से कह रहे हैं बातचीत होने वाली है, होगी, वो अलग बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नेतन्याहू की। अब नेतन्याहू के तार वाशिंगटन से इतने जुड़े हुए हैं, ट्रंप से इतने जुड़े हुए हैं कि ट्रंप भी उनको बचाने के लिए हद से बाहर जाकर बातें कर रहे हैं। उन्होंने बार बार इजरायली कोर्ट को एक तरह से धमका कर कहा कि उनके खिलाफ मामले नहीं चलना चाहिए, उन्हें माफ़ी दे दी जानी चाहिए। उन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग पर बहुत बार बार दबाव डाला है, कहा कि हर्जोग को उन्हें तुरंत पार्डन कर देना चाहिए। और ये साधारण शालीन शब्दों में नहीं कहा है उन्होंने हर्जोग को डिसग्रेस, लायर, वीक एंड पैथेटिक गाय, फुल ऑफ क्रैप, ऐसी गालियां दी हैं इजराइल के राष्ट्रपति को और उनको धमकाया है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वे उनको माफ़ कर दें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे हर्जोग से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि नेतन्याहू को पार्डन नहीं मिल जाता है। अब ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, किस स्तर पर जाकर ट्रंप नेतन्याहू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्जोग ने इसका ठीक ठीक जवाब दिया है। इजराइल एक संप्रभु देश है जो कानून का पालन करता है और फैसला बिना किसी दबाव के लिया जाएगा। हर्जोग के ऑफिस ने न्याय मंत्रालय से और जानकारी मांगी है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, कानूनी समीक्षा उसकी चल रही है। तो ये स्थितियां हैं। अब एक नज़र हम दौड़ाएंगे कि उन पर मामले क्या क्या चल रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू पर 3 बड़े प्रमुख मामले चल रहे हैं और उनका जो केस 1000, केस 2000 एंड केस 4000, इन तीनों मामलों में उन्हें सज़ा हो सकती है। उनकी सुनवाई अलग अलग स्टेज पर है। जो केस 1000 है ये गिफ्ट से जुड़ा हुआ मामला है। ये 2007 से चल रहा है। नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने 2 अरबपति व्यापारियों अर्नोन मिल्चन, जो कि इजरायली हॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं, और जेम्स पैकर, ये ऑस्ट्रेलिया के बिलियनेयर हैं, से बहुत महंगे उपहार लिए थे, सिगार, शैम्पेन, ज्वेलरी, जिनकी कुल कीमत लगभग 7 लाख शेकेल है, यानी $2 लाख थी। और बदले में क्या किया? करप्शन तो तब बनता है ना, आपने गिफ्ट लिया, उसके बदले में क्या दिया। जैसे हमारे यहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में हुआ था, किससे क्या लिया और फिर बदले में क्या दिया। बदले में नेतन्याहू ने मिल्चन के हितों में सरकारी फैसले लिए। 2013 में मिल्चन के लिए टैक्स छूट बढ़ाने का कानून बनाने की कोशिश की, जिसे वित्त मंत्रालय ने रोका। 2013-14 में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी से 3 बार मिल्चन के यूएस वीज़ा के लिए मदद मांगी। 2015 में संचार मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल को मिल्चन की मीडिया कंपनी के मर्जर में मदद करने के निर्देश दिए। तो ये आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी की, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। मिल्चन और पैकर पर अभी कोई आरोप नहीं है, वे इसे दोस्ती में दिए गए उपहार बताते हैं। फिर दूसरा केस है केस 2000। ये मीडिया डील कांड के रूप में जाना जाता है। ये 2004 से शुरू हुआ था मामला। 2014 से 2008 से 2014 के बीच का है। इस पर आरोप है कि नेतन्याहू ने अर्नोन मोजेस के साथ डील की थी, जो कि वहाँ के अखबार के मालिक हैं। मोजेस ने सकारात्मक मीडिया कवरेज और विरोधियों पर नकारात्मक खबरों का वादा किया था, यानी जो हमारा गोदी मीडिया यहाँ करता है इस सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, वहाँ उस
अर्नोन मोजेस ने किया था, और बदले में नेतन्याहू को इज़राइल हाइम की सर्कुलेशन सीमित करने का कानून लगाना था। मतलब ये डील की थी अर्नोन मोजेस ने कि हम आपके पक्ष में और आपके विरोधियों के खिलाफ कवरेज करेंगे, आप बदले में जो हमारा कॉम्पिटिटर अखबार है इज़राइल हाइम, उसके सर्कुलेशन को सीमित करने के लिए कानून बनाएंगे, कानून से सीमित करेंगे। सबूत भी थे, इसके बातचीत की रिकॉर्डिंग्स हैं, और आरोप है फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, और मोजेस पर अटेम्प्टेड ब्राइबरी का। केस 4000 ये बीजे वाला कांड के रूप में जाना जाता है। 2012 से 17 के बीच का है, जब नेतन्याहू संचार मंत्री भी थे। आरोप यह कि नेतन्याहू ने बीजेक टेलीकॉम कंपनी को 18 अरब शेकल के रेगुलेटरी फ़ायदे पहुंचाए। बदले में एलोविच की न्यूज़ वेबसाइट वाला पर नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा के लिए सकारात्मक कवरेज सुनिश्चित किया गया। ये अभी गोदी मीडिया वाला मामला है। अरेंजमेंट है कि आप गोदी मीडिया को ऐड देंगे, यहाँ पर उनकी टेलीकॉम कंपनी है गोदी मीडिया से रिलेटेड, उनके तो उस कंपनी को फ़ायदा पहुँचाया, और इस तरह से अपनी और अपनी पत्नी के लिए एक पॉजिटिव कवरेज सुनिश्चित किया। वाला के सीईओ पर इसके लिए दबाव डाला गया, और ब्राइबरी का चार्ज है, फ्रॉड है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। फिर ये 3 केस हैं जिनमें ये कार्रवाई चल रही है, और जाहिर है कि इसमें नेतन्याहू को 10 साल से ऊपर की सज़ा हो सकती है। अगर ये मामले साबित होते हैं तो 10 साल तक के लिए वो जेल जा सकते हैं। ये उनके साथ हो सकता है, और इसी से वो घबराए हुए हैं। अब ज़रा देखते हैं कि नेतन्याहू की स्थिति क्या है अपने देश में। पॉपुलैरिटी रेटिंग में उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत नीचे घट गई है। यह यहूदियों में 46% रह गई है, और अरबों में तो खैर केवल 10% है। करीब 40% की रेटिंग रह गई है। अगर आज वहाँ चुनाव हो जाए तो लिकुड को 22 से 25 सीटें मिलेंगी, जो उनकी पार्टी है। 120 सदस्यीय जो नेशनल असेंबली है, जिसको कनेसेट कहते हैं, उसमें 120 सदस्य हैं, और उनको केवल 22 से 25 सीटें मिल सकती हैं। इसका मतलब है कि वो सत्ता से पूरी तरह बाहर हो सकते हैं। मज़े की बात यह है कि वो ईरान युद्ध लड़ रहे थे हीरो बनने के लिए, कि इससे उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, लेकिन इसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, और बुरी तरह गिरी है। मार्च 2026 की शुरुआत में थोड़ा सा बूस्ट मिला था। जो पोल हुआ था उसमें 74% यहूदियों ने युद्ध प्रबंधन के लिए उन पर भरोसा जताया था, और उस समय उनकी पार्टी 26 से 28 सीटों के आसपास थी। लेकिन मार्च के अंत तक युद्ध समर्थन घटने लगा, और उनकी सीटों में भी गिरावट आई, 2-3 सीटें और नीचे आ गई। अब नेतन्याहू का गठबंधन जो है अभी 49 से 54 सीटें ही दिखा रहा है, और बहुमत के लिए चाहिए 61 सीटें। यानी लिकुड पार्टी जो नेतन्याहू की है उसकी 22 से 25 सीटें हैं, लेकिन जो दूसरे दल हैं जैसे रिलीजियस जायनिस्ट, ओत्मा यहूदीत, शास, यूटेजे, इन सब को मिलाकर अगर आज चुनाव हो तो उसे 49 से 54 सीटें मिल सकती हैं, जो कि बहुमत 61 का है, उससे बहुत दूर है। जबकि जो विपक्षी ब्लॉक है, बेनेट 2026, नेशनल यूनिटी, डेमोक्रेट्स आदि, वो 55 से 61 सीटें पाते दिख रहे हैं। तो साफ है कि आज चुनाव हो तो नेतन्याहू सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सत्ता से बाहर होंगे तो तुरंत जेल जाना पड़ेगा। इसको अवॉइड करने के लिए वो अमेरिका को फोर्स कर रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं कि ईरान पर हमले जारी रहे, जंग जारी रहे, और अमेरिका भी ब्लैकमेल भी हो रहा है, ट्रंप भी ब्लैकमेल हो रहे होंगे, कंप्रोमाइज़ तो है ही। तो इस वजह से ये युद्ध थमने नहीं जा रहा है, नहीं थमता दिख रहा। हालांकि ट्रंप ने अब फिर से बातचीत की बात की है और बातचीत होने वाली है, ये सब दिख रहा है, लेकिन ये युद्ध विराम कब तक टिकेगा,
ट्रंप बातचीत पर कब तक टिकेंगे, इजराइल कब तक उसे टिकने देगा, और कोई ऐसी खुराफात नहीं करेंगे नेतन्याहू जिससे फिर से जंग शुरू ना हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि नेतन्याहू का जीना मरना जंग पर टिका हुआ है। वो एक जंग खोर हैं, जंग से ही उनको ताकत मिलती है, जंग से ही वो सत्ता में टिके रहते हैं। और ये भी मुमकिन है कि जब उन्हें एहसास हो जाए कि अब वो नहीं चल पाएंगे, तो हो सकता है कि वो देश छोड़कर भाग जाएं, अमेरिका में जा बसें, अमेरिका उनको निकाल कर ले जाए, उनको सुरक्षित पैसेज दे दिया जाए और जेल जाने के बजाय नेतन्याहू अमेरिका में ट्रंप के साथ मिलकर अय्याशी करते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।